Hello, my dear friends. Welcome in this class. मैं विकी रे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने कल की जो वीडियोस देखी थी उसमें यशपाल जी लिखित चैप्टर लखनवी अंदाज के बारे में जाना था। यशपाल जी, मैंने कल बतलाया था कि वो यथार्थवादी शैली के एक विशिष्ट रचनाकार थे। उन्होंने जो ये चैप्टर है लखनवी अंदाज, इस लखनवी अंदाज चैप्टर में उन्होंने लखनवी शानो शौकत पर अपना प्रकाश डाला है। कल मैंने आपको बतलाया था कि लखनवी नवाबी अंदाज कि जो लोग होते हैं ना, वो बनावटी जीवन शैली जीने के आदी होते हैं। वो अपनी झूठी शानो शौकत का दिखावा बड़ा ज्यादा करते हैं। उसी दिखावे के क्रम में आपने इस कहानी का अवलोकन किया था। आपने कल ये जाना था कि यशपाल जी एक शहर से दूसरी शहर किसी उद्देश्य से जा रहे हैं। ट्रेन का सफर करने के लिए उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया, सेकंड क्लास का टिकट लिया था। ये सोचकर कि एक तो इसमें मामूली लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, जो रहते हैं वो संभ्रांत रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, इक्का दुक्का लोग, भीड़ नहीं होती। तो एक तो हमको अपनी बात सोचने का अवसर मिल जाएगा, खिड़की के पास बैठकर हम प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकेंगे, और दूसरे बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, एक ही 2 स्टेशन जाना है। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। आपने उस कहानी में ये भी, उस चैप्टर में ये भी जाना कि वो एक खाली डिब्बे में सवार जब हुए तो उनके दिमाग में एक सोच आई कि चलो डिब्बा एकदम खाली मिला, कोई नहीं, लेकिन उनके अनुमान के प्रतिकूल उस डिब्बे में एक सज्जन बैठे हुए, लखनवी नवाब साहब बैठे हुए, एक बर्थ पर पालथी मारकर वो आसीन थे। उनके सामने उसी बर्थ पर ही एक तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। ये कल आपने जाना था। और आपने ये भी जाना था कि लेखक के डिब्बे में पहुंचने के बाद उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया मिलने के लिए। लेखक को थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा, लेकिन लेखक ने भी उन्हीं की भावना के अनुरूप उनसे बोलना गवारा नहीं समझा। वो भी सामने की सीट पर चुपचाप बैठ गया और ख्यालों की दुनिया में लेखक डूब गया। कल आपने जाना था, और उनके ख्यालों में बस एक ही बात रह गई लेखक के कि काहे को नहीं बोले। कारण का चिंतन करने लगे और उधर नवाब साहब खिड़की के बाहर झांकने लगे। एक तो बोले नहीं और दूसरे एक तरीके से उपेक्षात्मक भाव से खिड़की के बाहर झांकने लगे। और कल ही आपने ये भी जाना था कि कुछ देर तक वो खिड़की के बाहर झांकते रहे थे। अचानक उन्होंने खिड़की के अंदर अपनी नजरें घुमाई, आदाब अर्ज
और आधा बार बोलने के बाद शायद उनके सोच में कुछ बात आई और उन्होंने खीरा खाने का आग्रह कर दिया लेखक से। और लेखक को भी उनका ये भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने भी बड़ी विनम्रता पूर्वक उनका आग्रह यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे खीरा खाने का कोई विशेष शौक नहीं। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपसे मुखातिब होते हुए अब हम अपनी बात को इस बात के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि लेखक के इनकार करने के बाद भी वह खीरा नहीं खाना चाहता। नवाब फिर अपनी नजरें खिड़की के बाहर ठहरा। खिड़की के बाहर कुछ देर तक गौर से देखते हैं, गौर से देखते हुए कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद वो फिर अपनी नजरें खिड़की के अंदर लाते हैं। उसके बाद सामने जो वो तौलियों पर अपने चिकने खीरे रखे हुए थे उस तौलिए उस पर से खीरा हटाते हैं, तौलिए को झाड़ते हैं और तौलिए को झाड़ने के बाद अपने वर्त के नीचे रखे हुए पानी भरे लोटे को उठाते हैं। उस पानी से उन दोनों ताजे चिकने खीरों को खिड़की के पास लाकर धोते हैं। धोने के बाद उसे फिर तौलिए से पोंछते हैं। पोंछने के बाद उनके पास एक चाकू होता है, उस चाकू से खीरे का ऊपरी हिस्सा काटते हैं। आप देखते होंगे कि जब खीरे को खाने के लिए तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपरी हिस्से को काटा जाता है और काटे हुए भाग से उस पर रगड़ा जाता है। रगड़ने के बाद उसमें से झाग निकलता है। झाग निकलने के बाद तब उस खीरे के स्वाद का पता चलता है कि खीरा खाने के योग्य है या नहीं है। कभी कभी खीरा उसमें बेकार निकल जाता है, बड़ा तीखा, उसका स्वाद बड़ा कड़वा टाइप का होता है, इसलिए लोग उसको फेंक देते हैं, उसको बेकार समझते हैं। और लेखक भी ये नवाब भी यही करते हैं, उसको रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसके झाग को धोते हैं, धोने के बाद उस खीरे को चाकू से काट लेते हैं। चाकू से काट देने के बाद उस खीरे पर जीरा और नमक मिर्च, ये लखनवी अंदाज है, कैसे खाया जाता है खीरा, इस तरीके का इजाद, इस तरीके का प्रयोग लखनऊ से निकला। लखनऊ पे खीरा बेचने वाले उसका तरीका जानते हैं कि कौन सा खीरा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट नज़र आता है। वैसे तो खीरा पानी ऐसा होता है, एक साधारण सा पानी की चीज़ है ये, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, स्वाद बहुत कम लगता है, इसीलिए उसको थोड़ा जायकेदार बनाने के लिए वहाँ के लोग, खीरा बेचने वाले, अपने पास जीरा और नमक को पीस करके एक पैकेट में रखते हैं, उसी को छिड़कते हैं और लाल मिर्च का बुरका थोड़ा सा रखते हैं। दोनों चीज़ों को उस पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे, बड़ा टेस्टी हो जाता है खाने। ये लखनवी अंदाज है और उसी अंदाज का ये हर जगह प्रयोग हुआ और आजकल हर जगह जब खीरा खाने के लिए पेश किया जाता है दुकानदारों के द्वारा तो वही जीरा और नमक मिला हुआ मिक्सचर उस पर छिड़का जाता है और उसके बाद तब खाने के लिए दिया जाता है। नवाब साहब ने भी खीरे को बड़े करीने से सजाया, साहब कनखियों से लेखक देख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, आहा क्या लाजवाब खीरा तैयार हो रहा है। नवाब ने बड़े करीने से सजाया, अंतर मन में शायद कुछ बात सोच रहे हैं। खीरे को जब उन्होंने काट करके सजा लिया, उस पर जीरा नमक मिर्च का बुरका छिड़क लिया, लाल मिर्च का थोड़ा सा बुरका छिड़क दिया, तो उसके बाद फिर दूसरी बार उन्होंने आग्रह किया, बड़ा शौक फरमाइए, खीरा खाइए। मुंह में पानी तो आ गया था लेखक के,
लेखक की खीरा खाने की इच्छा भी हुई, लेकिन लेखक सोचने लगे कि यदि मैंने खीरा खा लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। नवाब सोचेगा लालची प्रवृत्ति का है, इसके मन में इस नमक मिर्च का जो जायका, जीरा और नमक मिर्च का जो जायका मैंने लगाया था ना, ये जायका देख करके इसका मन ललचा गया और खाने की इच्छा कर गया। एक बार तो कह दिया कि नहीं खाएंगे। इस बात को लेखक लगा सोचने कि मैंने एक बार तो इनकार कर दिया था और दूसरी बार जब उसके आग्रह को हम स्वीकार कर लेंगे तो एक तरीके से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। आत्मसम्मान बचाए रखना था, इसलिए लेखक न चाहते हुए भी खीरा खाने से इनकार कर दिया। चाह नहीं रहा था, खाना चाहता था, लेकिन यहाँ आत्मसम्मान की बात आ गई थी और आत्मसम्मान को गिरवी रख करके खीरा खाना लेखक को मंजूर नहीं था। इसलिए लेखक खीरा खाना चाहते हुए भी खीरा नहीं खा सका, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी। तो यदि आपके प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आ जाए कि लेखक खीरा खाने के आग्रह को क्यों ठुकरा दिया, लेखक नवाब द्वारा दूसरी बार खीरा खाने का आग्रह करने पर भी खीरा क्यों नहीं खाया, तो आपका जवाब होगा कि लेखक एक बार खीरा खाने से इनकार कर चुका था। दूसरी बार यदि वह नवाब के आग्रह को स्वीकार कर लेता तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उसने खीरा खाने के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे इस समय तलब महसूस नहीं हो रही है। दूसरी, मेरा मेदा भी कमजोर है, मेदा होता है पाचन शक्ति। दूसरा, मेरी मेदा भी कमजोर है, इसलिए मैं आपके आग्रह को स्वीकार नहीं कर सकता। नवाब साहब ने तो बड़ी सोच करके ये दूसरी बार आग्रह किया था। सोच रहे होंगे कि नवाब बार बार ये आग्रह क्यों कर रहा है। अरे लखनऊ का नवाब है, लखनवी नवाबी अंदाजी निराला होता है, बड़ी सोच तेज होती है। आखिर नवाबी शानो शौकत का सवाल था। खीरा खाने में संकोच हो रहा है, खाए तो कैसे खाए, बेइज्जती होगी ना। वो तो रखा था अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए, अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए खीरा रखा था कि अकेले रहेगा, आराम से खा लेगा, कोई देख भी नहीं पाएगा कि नवाब साहब खीरा खा रहे। खीरे जैसी साधारण वस्तु का सेवन कर रहे, वो क्या जानता है कि वहाँ लेखक टपक जाएगा। अब खाए तो कैसे खाए, इज्जत का सवाल उनका भी है। इसीलिए वह बार बार लेखक से कह रहे हैं कि लेखक भी यदि खा लेगा तो लेखक इस बात को कहीं कहेगा नहीं कि नवाब साहब खीरा खा रहे। अरे खीरे जैसी चीज को यदि तुम साधारण वस्तु समझते हो तो तुम काहे को खाए भाई। इसका मतलब खीरा साधारण नहीं होता है, खीरा स्वादिष्ट चीज होती है, अच्छी चीज होती है खाने के लिए। तुम खाए तो खीरा नवाब साहब ने खा लिया, लेकिन नवाब साहब के इरादों पर तो पानी फेर दिया लेखक ने। दो दो बार आग्रह, लेकिन दोनों भी बार उन्होंने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। अब लेखक खाए तो कैसे खाए, नवाबी का सवाल था। दिमाग बड़ा तेज चला।
हुआ क्या परिणाम? नवाब साहब ने बड़ी लालच भरी नजरों से उस खीरे को देखा। खीरे को खाना तो चाह रहे थे, लेकिन मन मशोश कर रह गए, क्योंकि लेखक ने खीरा खाने के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। फिर एक बार उन्होंने खिड़की के बाहर अपनी नजरें घुमाई। कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखा, एक लंबी सांस ली, दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबी सांस ली। लंबी सांस लेने के बाद उन्होंने उस काटे गए खीरे के एक भाग को उठाया, उसे अपनी ओठों तक लाया। लगा कि अब वो उस खीरा को खा के ही रहेंगे। खीरा खाने की इच्छा उनकी शायद अब पूरी होने वाली है, लेकिन ये क्या, ओठों तक लाने के बाद उसे फिर वापस कर लिए, उसे नाक के पास ले गए। पर नाक खाएंगे नहीं, नाक के पास ले गए। उस खीरे को उन्होंने सूंघा, सूंघ के जैसे उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई, और अनुभूति करने के बाद उस सूंघे गए खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अरे खिड़की के बाहर फेंक दिए, लेखक देख रहा है। खिड़की के बाहर फेंक दिया, और खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस प्रकार से नवाब साहब ने जितना भी हिस्सा खीरे का काटा था, उन सारे काटे गए खीरों के साथ यही कृत्य किया। बार बार नाक के पास लाते थे, उसका रसास्वादन करते थे, एक सुखद अनुभूति लेते थे। जैसे लगता था कि उसका रसास्वादन करने के साथ ही वो अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हो, कि उसके खाने की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने एक तरीके से खीरा खा लिया। इस कारण वो अपनी उस खिड़की को, उस चीज को अपने नाकों के पास ला करके उसे सूंघ रहे हैं, और सूंघने के बाद खिड़की के बाहर फेंकते चले जा रहे हैं। सारे के सारे खीरे जो उन्होंने दोनों रखे थे, दोनों के काटे गए हिस्से को उन्होंने बारी बारी से सूंघ सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। सारा बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक देने के बाद बड़े गर्वीले अंदाज में उन्होंने अपने हाथों को तौलिए से पोंछा, और अपनी गुलाबी आंखों से लेखक की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे ये कहना चाह रहे हो, देख लिया मेरा नवाबी अंदाज, इसको कहते हैं लखनवी अंदाज। ये होता है लखनऊ के नवाबों का अंदाज। ये होती है लखनवी नवाबों की शानो शौकत। ये है खानदानी रईसी का तरीका। जैसे, और लेखक हतप्रभ नजरों से निहार रहा है इसको, नवाब साहब। अरे ये क्या, इन्होंने सारे खीरों का रसास्वादन किया, खीरा खाया नहीं, केवल सूंघा, सूंघ करके अपनी आत्मा को तृप्त किया, और अपनी आत्मा को तृप्त करते हुए जैसे ये जता दिया कि उसने खीरा खा लिया। और इस प्रकार से उसने अपनी खानदानी रहस्य भी दिखला दी। वाह, कमाल का होता है लखनवी अंदाज।
कमाल की होती है लखनऊ की नवाबों की शानी शौकत। शायद इसीलिए दुनिया में नवाबी शान और शौकत जानी और पहचानी जाती। शायद इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इन्हीं बातों के साथ आज हम आपसे फिर से विदा ले रहे हैं।